Welcome everybody. Now today we will continue our discussion about to finding the fields due to a moving point charge, and in our previous lecture we were discussing about the field, and firstly we are interested to finding the electric field due to a moving point charge, and this is the way to find the value of electric field due to a moving point charge given by equation number 9, second part. So electric field due to a moving point charge is basically negative gradient of scalar potential and minus the time rate of change of magnetic vector potential. इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है इक्वेशन नंबर 9 सेकंड पार्ट से। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि यहाँ से हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल का पता हो, और सेकेंडली हमें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का पता हो। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तब वापस जो भी वैल्यू हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल से मिलेगी और दूसरा वैल्यू जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से मिलेगी, यहाँ वापस इक्वेशन नंबर 9 सेकंड पार्ट में रख के हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें पहले नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको इजी करने के लिए हम पहले ऐसा करते हैं कि पहले ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला भाग, ये वाला पार्ट, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। और इसके लिए हमने कल इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज किया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स जो हमारे पास आते हैं, वहाँ से हमें लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल्स हैं ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। ओके, तो कुछ पोटेंशियल किसी भी मूविंग पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाती है पोटेंशियल की। बेसिकली जो पोटेंशियल स्टैटिक फॉर्म का होता है उसमें ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग जो वेलोसिटी का पार्ट है, ये नहीं होता है, और अगर यहाँ से आप उसे रिमूव कर भी देते हैं तो बेसिकली ये वाला जो पोटेंशियल है वो एक स्टैटिक पोटेंशियल ही हो जाता है। 1/4πε QC over RC, C is cancelled with C and Q over R is basically a static potential। तो जब भी हम पोटेंशियल्स की बात करते हैं ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज, जो लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल के नाम से फेमस है, तो कुछ इस तरह की फॉर्म का होता है। तो अगर हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का दोनों तरफ से डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड as well as on the right hand side, and this is the left hand operation of del operator. Okay, so applying del operator to this equation number first on the left hand side and also on the right hand side of equation number first। तो जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ इस तरह की फॉर्म हमें देखने को मिलती है। When del operator operated on left hand side, it gives us the gradient of P, that is gradient of scalar potential, and del operator operated on the right hand side is in this way. Because del operator basically is a position operated operator, तो यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं इस ब्रैकेट से वो बाहर आ जाएंगी। Q कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, 4πε0 जो डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट है। तो एक्चुअली न्यूमिनेटर से यहाँ से QC और डिनोमिनेटर से 4πε0 कांस्टेंट हो जाता है, जो डेल ऑपरेशन से बाहर हो जाता है, और डेल ऑपरेटर ऑपरेट होगा द रेस्ट ऑफ द ब्रैकेटेड क्वांटिटी, और रेस्ट ऑफ द ब्रैकेटेड क्वांटिटी कुछ इस तरह की हमारे पास आती है। दिस इज द न्यूमिनेटर पार्ट, सॉरी डिनोमिनेटर पार्ट। तो डेल ऑपरेटर एक्चुअली इस क्वांटिटी पे ऑपरेट होगा, और कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब डेल ऑपरेटर यहाँ इस क्वांटिटी पे ऑपरेट होगा तो सीधे सीधे जैसे हम कोई भी फंक्शन dy/dx या किसी और भी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो उसका जनरल सा एक रूल है कि
वो नेगेटिव साइन के साथ वो फंक्शन आता है स्क्वायर के साथ, और डेल ऑपरेटर ऑपरेट होता है फिर से उस फंक्शन के ऊपर। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और इस इक्वेशन को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 10। तो एक्चुअली जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल वो कुछ इस तरह की फॉर्म का आ गया जो हमें देता है इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ से जो डेल का ऑपरेशन है, अब वो दो क्वांटिटी या दो टर्म्स के ऊपर होना है। पहला टर्म है आरसी के ऊपर, और दूसरा डेल का ऑपरेशन होगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी के ऊपर। तो पहला ऑपरेशन हम देख लेते हैं पहले कि डेल का ऑपरेशन जब आरसी के ऊपर होगा तो किस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आता है। यहाँ देखिए, डेल का ऑपरेटर जब आरसी के ऊपर होता है, आरसी मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का फ्रॉम द ओरिजिन टू द फील्ड पॉइंट। आपको ये कल डिस्कस किया था, ये 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ आपको बनाया था। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये जो वेक्टर है, वो सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कर्ली आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ से जो ओरिजिन से जो फील्ड पॉइंट का वेक्टर है वो सिंपल आर से डिनोट किया गया है। और ये ओल्ड फॉर्म है, एक्चुअली ओल्ड फॉर्म, इसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई मूविंग पॉइंट चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मूविंग पॉइंट चार्ज स्टैटिक चार्ज है नहीं, तो वो जो चार्ज का पोजीशन है वो टाइम के साथ वेरी करता है। जो सोर्स पॉइंट है, जो आप कर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या करंट कॉन्फ़िगरेशन उसे कह सकते हैं, तो किसी टाइम पे वो यहाँ है, किसी टाइम पे यहाँ है, किसी टाइम। तो बेसिकली जो वेक्टर W है, जो पोजीशन वेक्टर है इस सोर्स पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन, वो बेसिकली आप डेफिनेट नहीं कह सकते, उसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसी कारण W वेक्टर के ब्रैकेट में TR रिटार्डेड टाइम को डिनोट किया गया है, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, क्योंकि ये एक मूविंग पॉइंट चार्ज है। अगर स्टैटिक फॉर्म का चार्ज होता तो फिर ये बिल्कुल, ये जो वेक्टर हम R डैश से इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमेशा R डैश रहता। तो इस तरह से आप सिंपली, तो बेसिकली ये जो कर्ली आर है ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट। यहाँ भी वही है, ये फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट। लेकिन इसमें इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ इसकी वैल्यू फिक्स है, वैसे इसकी वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है। एक्चुअली यहाँ भी हम इसे कोई बहुत ज़्यादा श्योरली इस बात को नहीं कह सकते कि ये एकदम फिक्स क्वांटिटी है, क्योंकि ये कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सोर्स पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी करंट या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। तो करंट और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास है तो उसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का कोई एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, और यहाँ पे आप कोई एक इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम मान लेते हैं। ये कोई भी चार्ज या करंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ से किसी पॉइंट P पे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये जो सोर्स पॉइंट है, और इसको हम वेक्टर R कर्ली R से रिप्रेजेंट करें, ये सोर्स पॉइंट है S, और ये है फील्ड पॉइंट P। तो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सोर्स पॉइंट, ये यहाँ भी हो सकता है, सोर्स पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो वेक्टर R है, जिसको हम कर्ली R से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर बिटवीन द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस चेंज हो सकता है। ये करंट या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कहीं पर भी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। इस कारण ये जो पोजीशन वेक्टर है बिटवीन द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट, ये फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चेंज हो सकता है। इसी कारण इसको हम कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेते, क्योंकि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। और इंटीग्रेशन या समेशन या किसी भी डेल ऑपरेशन, इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं, वो केवल जो कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, फिक्स वैल्यूज हैं, उन्हीं को, उन ऑपरेशन से हम बाहर
कर सकते हैं। बाकी जो भी वेरिएबल क्वांटिटीज है वो किसी इंटीग्रेशन, समेशन या कोई भी और तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन हो वहां से बाहर नहीं आ पाती है। तो इस कारण ये भी हम फिक्स नहीं कह सकते। पर फॉर द टाइम बीइंग और फॉर द स्टैटिक केस आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ स्टैटिक केस में ये जो सोर्स पॉइंट है या ये जो चार्ज या करंट कॉन्फ़िगरेशन है ये मूव नहीं करता टाइम के साथ, तो इस कारण ये पोजीशन वेक्टर को आप बहुत रफली ये कह सकते हैं कि ये फिक्स वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ तो जब सोर्स पॉइंट ही मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो कर्ली आर है इसको आप एक फिक्स क्वांटिटी नहीं कह सकते। तो कर्ली आर इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट। सोर्स, व्हाट इज सोर्स पॉइंट? सोर्स पॉइंट इज द पॉइंट वेयर some type of charge or current configuration is located, and field point is the point where you want to find the electric field or magnetic field strength, whether into the case of static or into the case of moving point charge. Okay, तो इस तरह से ये जो कर्ली आर है, कर्ली आर मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो सी चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो इस ऑपरेशन से, डेल के ऑपरेशन से बाहर आ जाता है, एंड डेल ऑपरेटेड ऑन कर्ली आर, एंड मैग्नीट्यूड नॉट ऑन वेक्टर आर, नॉट ऑन वेक्टर आर, it is the magnitude of vector curly r. Okay, so and the magnitude of curly r is given by equation number 8, and it is magnitude of curly r is c times t minus tr, and this expression is coming from the concept of retarded time. So c del operator, value of curly r, magnitude of curly r given by equation number 8 put here, and del operator is now operated on this bracketed quantity. इस bracketed quantity को अगर आप ध्यान से देखें तो इस bracketed quantity में c है जो कि velocity of light है, constant quantity है, t minus tr है। तो c चूंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिर से ये इस ऑपरेशन से बाहर आएगी, तो c इज मल्टीप्लाइड बाय c gives you c square, and del operator is now operated on t minus tr। और इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं कि del operator जब t के ऊपर ऑपरेट होगा तो वो एक जीरो वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, दिस एक्सप्रेशन, और tr के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो tr के ऊपर ऑपरेशन को हम एज इट इज रख लेते हैं, c is multiplied by c, minus is coming from here, and c is multiplied by c gives you c square, and del operation operated on tr. So this is the equation number 11. This is the first term operation of del operator, that is del operator operated on rc only. Now del operator when operated on vector r dot vector v is the new mathematical calculation. So this, the first part of del operation giving by equation number 10 is the operation of del operated on RC gives you the result given by equation number 11. Okay, so this. Now coming out or work on the second part of the del operation, that is when del operator operated on the second term of equation number 10, the operational part of del operator. Although the equation number 10 have this term also, these terms also, but now we are discussing about the del operation. So del operation operated on only on this term. So del operation firstly operated on RC gives you the result given by equation number 11, and now del operator operated on vector R dot vector V. So now our task is to
calculate or deduce the expression when del operator operated on this quantity vector r dot vector v. So this, now the vector r when operated on vector r, when del operator operated on vector r dot vector v is given by equation number 12th expression. That is, when del operator operated on two vector quantity which is in the dot product with each other, then this type of expression given. That is vector r dot vector operator del into v plus vector v dot del into vector r plus vector r cross del cross v plus v cross del cross r. तो एक बार आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो वेक्टर r का डॉट है डेल के साथ, दूसरे टर्म में वेक्टर v का डॉट है डेल के साथ, तीसरे टर्म में डेल का क्रॉस प्रोडक्ट है v के साथ और चौथे टर्म में डेल का क्रॉस प्रोडक्ट है r के साथ। यानी दो टर्म है डॉट प्रोडक्ट के साथ और दो टर्म है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरह से ही डेल ऑपरेशन ऑपरेट करता है। जब भी डेल का ऑपरेशन किसी ऐसी क्वांटिटी के ऊपर हो जहां दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में डॉट प्रोडक्ट के ऊपर हो, तो इस तरह से डेल ऑपरेटर ऑपरेट करता है ऑन दीज और दोज वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। अब जो हमारा टास्क है वो ये है, इक्वेशन नंबर 12 को, यानी हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, दैट इज वेक्टर ऑपरेटर डेल ऑपरेटेड ऑन वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें इन चारों एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्रेशंस हैं और दो क्रॉस प्रोडक्ट के एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस के बदौलत ही हमें आगे का जो टास्क है हमारा वो पूरा हो पाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 12 हैव 4 टर्म्स। क्या टर्म है? 1, 2, 3 and 4. Okay, the 2 dot product term and 2 cross product term. We have to solve each term separately. अलग अलग हमें सोल्व करना पड़ेगा and then collective results put back into the equation number 12. तो हमें इन चारों टर्म्स को, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद वापस इन रिजल्ट को जब हम इक्वेशन नंबर 12 में रखेंगे तो वहां से हमारे पास इस ऑपरेशन की वैल्यू आएगी, द डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी। जब यहां से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 12 से, और इक्वेशन नंबर 11 से जो हमारे पास डेल का ऑपरेशन आरसी के ऊपर हुआ है, वहां से जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को हम फिर से इक्वेशन नंबर 10th में रखेंगे और इक्वेशन नंबर 10 की फिर से वैल्यू 9th सेकंड पार्ट में रखेंगे। ये वाला टास्क हमारे पास है। तो बेसिकली अब जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम ये जो 4 टर्म हमारे पास हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। ओके, तो एक एक से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है वेक्टर आर डॉट वेक्टर डेल इनटू वेक्टर वी। ये वाला फर्स्ट टर्म है हमारे पास। तो वेक्टर आर डॉट डेल इंटू वेक्टर वी। तो वेक्टर आर को अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर आर का कंपोनेंट फॉर्म किस तरह का होगा? वेक्टर आर को आप इस तरह से लिख सकते हैं दैट वेक्टर आर कैन बी रिटन एज आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई प्लस के कैप आर जेड। दिस इज द component form of vector r. And what is del operator? Del operator is I cap del over del x plus j cap del over del y plus k cap del over del y। इस तरह की फॉर्म। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज वेक्टर आर डॉट वेक्टर डेल, देन इट गिव्स मी सिंपली आई कैप आर एक्स जे कैप आर वाई
plus k cap rz dot with I del over del x plus j del over del y plus k del over del, इस तरह का एक्सप्रेशन। जब डॉट प्रोडक्ट हम इन दोनों का लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो आएगा आर एक्स del over del x, because I cap dot I cap is 1 and I cap dot with another unit vector is 0. So the survival term are those which are the similar dot product, that is I cap dot with I cap, j cap dot with j cap and k cap dot with k cap. So ry del over del y and rz del over del. This is the value of vector r dot del, and here is vector v. So here is, this is the term that vector r dot vector del or del operator. So the value of this dot product, the vector r dot del, is rx del over del x plus ry del over del y plus rz del over del z, and the out of the bracketed quantity is vector v, which is the function of retarded time. So when this vector v is multiplied into the bracketed term, then the result is rx del v over del tr. हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म किया है बिकॉज यहाँ del over del x, और ऐसा हम वेव इक्वेशन के साथ भी पहले कर चुके हैं। तो ये वाली वैल्यू को हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा dv ओवर dtr। अब dtr इस टर्म के साथ तो है नहीं, तो dtr से हमने क्या किया, आप इस तरह से समझ सकते हैं इस टर्म को कि dtr से इस टर्म में जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमने dtr से मल्टीप्लाई किया और dtr से इसमें डिवाइड किया। अब जो डिनोमिनेटर वाला dtr है वो इस वेक्टर क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में आ गया, कुछ इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। वेक्टर v का मल्टीप्लाई जब यहाँ हुआ तो जो टर्म होनी चाहिए थी, क्योंकि वेक्टर v की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो rx del over del x एंड द वेक्टर v, कुछ इस तरह की हमें वैल्यू यहाँ से मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इसको हम मॉडिफाइड करके क्या लिख रहे हैं, कुछ इस तरह से लिख रहे हैं इस टर्म को, दैट rx d ओवर dtr से मल्टीप्लाई, dtr से डिवाइड, del ओवर del x एज इट इज, एंड ये वाली टर्म v के साथ ये वाली टर्म बनती है क्या, rx dv over dtr the retarded time, and the rest of the term is del tr over del x, which is the partial differentiation. तो ये डेफिनेट डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंस, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं कि आप इसे ऐसे पार्शियल, आप इसमें मल्टीप्लाई अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, द टर्म इज rx del over del x and multiplied by vector v। तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, that del tr by del tr। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, rx del v over del tr and the rest of the function is del tr over del x। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। सो rx dv over dtr, मैंने बताया आपको कि ये जरूरी नहीं कि आप इसे डेफिनेट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें, लेकिन क्योंकि डेफिनेट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में समझना थोड़ा सा आसान है इसलिए। सो del tr over del x, ry के साथ भी हमने वैसे ही किया, ry is as it is and v is multiplied by del over del y। So again dv by dtr is the term and dtr over del y. Same is happened with the third term,
and the resultant is RZ dV over dTr del TR over del Z। इस तरह की फॉर्म हमें मिलते हैं। अब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है, जस्ट मिनट, वेलोसिटी का जो टाइम का डेरिवेटिव है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। यहाँ भी आप देखिए dv is the time derivative of velocity, here is also the time derivative of velocity, here is also the time derivative of the velocity। तो ये टर्म भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये टर्म भी एक्सेलरेशन वाली टर्म को प्रोड्यूस करेगा, और ये टर्म भी एक्सेलरेशन वाली टर्म को प्रोड्यूस करेगा। अब जो बची हुई टर्म है वो बचती क्या है, एक्सेलरेशन तो कॉमन हो गया, dv by dtr, dv by dtr, dv by dtr, the time derivative of velocity gives you the acceleration a। So acceleration is here, acceleration is here, acceleration is here, so acceleration is the common term, so common acceleration is the common term, and the rest of the term is rx del tr over del x। What is this? Rx del tr over del x, Rx dot del tr, because dtr del over del x is the term given by vector operator del, and Rx, Ry and Rz are the term which is given by vector r। So basically the vector r dot del and multiplied or into the velocity vector gives you this term, the acceleration term vector r dot del of tr, del of tr coming from this term, del tr, del tr, del tr, r, the vector r coming from rx, ry and r। So this is the equation number 12, first part, because this is the equation number 12 and we are trying to solve equation number 12, and the equation number 12, the right hand side of equation number 12 has 4 terms, and we are trying to solve the respective term one by one। So this is the first term, this is the solution of first term given by equation number 12, first part। Okay, now move to the second term. The second term is vector v dot del into vector r. This is the second term and we want to solve it। This is the second term, vector v dot del into vector r। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वेक्टर r है इसको हमने पहले इक्वेशन नंबर वेक्टर r को इक्वेशन नंबर 6 से क्या लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। जो वेक्टर r का वैल्यू है, जो वेक्टर r का वैल्यू है वो है वेक्टर, the curly vector r is given by vector r minus vector w। w is the function of retardatory time। This is the equation number 6। तो जो वेक्टर r का जो curly r की वैल्यू है इसको हम यहाँ से उठाएंगे इक्वेशन नंबर 6 को, 6 से, और जो सेकंड पार्ट को हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 12 के, वहाँ इसको हम पुट करेंगे। यहाँ देखिए, so this is the second term of equation number 12 and this is the vector v dot del and is multiplied by curly r। So curly r has value r vector r minus vector w। So basically this operation vector v dot with
the del operator is multiplied by, firstly multiplied by r, vector r, and second multiplied by w, because this term is of this type, that vector v dot del and vector कर्ली r। तो यहाँ से जब कर्ली r का आपको इक्वेशन नंबर 6 वैल्यू देता है, कर्ली r क्या है, कर्ली r आपको वैल्यू देता है वेक्टर r माइनस वेक्टर w विच इज द फंक्शन ऑफ टी आर। तो यहाँ कर्ली r की वैल्यू को जब यहाँ आप पुट करेंगे तो वेक्टर v डॉट del into this value, that is vector r minus vector w। तो ये वाला जो ऑपरेशन है पहले मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर के साथ और फिर से ये वाला ऑपरेशन मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर के साथ। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी वेक्टर v डॉट del and vector r minus is coming from here and vector v dot del and vector w। so this is the फाइनल एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अगर हम इस टर्म को सॉल्व करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा और वापस से फिर इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा, तब जाके हमें इस सेकंड टर्म की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से वेक्टर v डॉट डेल इंटू कर्ली r की जो वैल्यू है वो हमने इसको, इस इक्वेशन को जब कर्ली r की वैल्यू हमने डाली तो ये जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह की है, दैट वेक्टर v डॉट डेल इंटू वेक्टर r माइनस वेक्टर v डॉट डेल इंटू वेक्टर w। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 12 सेकंड पार्ट। ओके, यहाँ से पहले हम इस वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे और फिर इस वाले पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर से हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में डालेंगे और यहाँ से हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 12 यहाँ से फाइंड आउट होगा। तो वेक्टर v डॉट डेल इंटू r इज इक्वल्स टू वेक्टर v डॉट डेल इज द सेम ऑपरेशन एज वेक्टर r डॉट डेल। यहाँ आपने r को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा था, डेल का डॉट प्रोडक्ट किया था, यहाँ आपको v को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है और डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जो वैल्यू आएगी सेम आएगी, केवल क्या रिजल्ट होगा, केवल क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ जो r का कंपोनेंट था यहाँ केवल v के कंपोनेंट होंगे। द सेम ऑपरेशन वेक्टर v डॉट डेल। तो वेक्टर v को आप क्या लिखेंगे, i vx प्लस j vy प्लस k vz, और डेल ऑपरेटर को आप वही लिखेंगे i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे, तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट आप कंप्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास फॉर्मूला आएगा या रिजल्ट आएगा, दैट vx डेल ओवर डेल x प्लस vy डेल ओवर डेल y प्लस vz डेल ओवर डेल डेल। और वेक्टर r एक पोजीशन वेक्टर है, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं i x कैप प्लस j y कैप प्लस k कैप z, सॉरी i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। ओके, जब इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो देखिए i कैप की मल्टीप्लाई vx के साथ होगी, i vx आ गया, और x यहाँ आएगा तो डेल x ओवर डेल x कैंसिल हो जाएगा, फिर j का मल्टीप्लाई है वो यहाँ आएगा तो y की मल्टीप्लाई होगी डेल y के साथ, और दूसरे जो इर्रेस्पेक्टिव टर्म है वो 0 हो जाएंगे। क्योंकि आप सोच के देखिए कि जब ix ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपके पास वो है वेक्टर v डॉट डेल इंटू वेक्टर r। ये वाली टर्म आप सोल्व करना चाहते हैं। इस वाली टर्म को सोल्व करने के लिए आपको पहले इस टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। ये वाली टर्म सिंपली मुझे क्या देगी, अब v को मैं कैसे लिख सकता हूँ, i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz एंड डेल ऑपरेटर i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z। इस तरह से अब इनका दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट आएगा, r वेक्टर बाहर है ही, जिससे वेक्टर r,
दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करें तो आई कैप डॉट विद आई कैप गिव्स यू वी एक्स एंड डेल ओवर डेल एक्स, प्लस सिमिलरली विद जे कैप वी वाई डेल ओवर डेल वाई एंड वी जेड डेल ओवर डेल, इस तरह का। एंड दिस द वेक्टर आर। अब वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर आर को आप कैसे लिख सकते हैं? ये पोजीशन वेक्टर है तो आप इसे लिख सकते हैं आई एक्स कैप जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू को जब यहाँ आप रखेंगे तो आई एक्स का जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा आई कैप वी एक्स एंड एक्स इज हियर डेल एक्स ओवर डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन अगर जब इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ भी तो होगा तो वो क्या देगा आपको? इस टर्म को अभी आप रिमाइंड रखिए, प्लस इस टर्म का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो वो क्या देगा आपको? आई कैप वी वाई एंड डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। और आप किस फंक्शन का कर रहे हैं? एक्स का, जिसमें वाई है ही नहीं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से आई एक्स का मल्टीप्लाई जब इस तीसरे टर्म के साथ होगा ये भी क्या देगा आपको? 0, क्योंकि यहाँ जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू जेड और ये जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है, तो ये भी टर्म आपको क्या देगा? 0। एक्चुअली जो सर्वाइवल टर्म है वो कौन से होंगे? जिनमें डेल ओवर डेल एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा, डेल ओवर डेल वाई का ऑपरेशन वाई के साथ होगा और डेल ओवर डेल जेड का ऑपरेशन जेड के साथ होगा। तो यहाँ से डेल ओवर डेल एक्स कैंसिल होगा, यहाँ से डेल ओवर डेल वाई कैंसिल होगा और यहाँ से डेल ओवर डेल जेड कैंसिल होगा। तो एक्चुअली जो टर्म बचेंगे आपके पास वो बचेगी आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड। दिस इज द सर्वाइवल टर्म। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये कंपोनेंट फॉर्म है वेलोसिटी का, तो आप इसे लिख सकते हैं सीधे सीधे वेक्टर, आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर पी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन नंबर 12 सेकंड पार्ट का, वो हमें देता है वेक्टर पी। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ जो वेक्टर है बाहर वो वेक्टर डब्ल्यू है जो रिटार्डेड टाइम पे डिपेंड करता है। देखिए वेक्टर वी डॉट वेक्टर डेल एंड into vector w, so v dot del gives you vx del over del x, vy del over del y, vz del over del z, and w is the function of tr. When this function is coming out into the bracketed term, then this is the same way as we do before into the first term, into the operation, into the solving of first term of equation number 12. So dw by dtr, so same term, same formula, multiplying and dividing by del tr. So dw by dtr and dtr by del x. vy वाला टर्म कैसे बनेगा? dw by dtr and del tr by del y। ये वाला टर्म कैसे बनेगा? vz सेम, del w by del tr and del tr by del z। और w क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन का जब टाइम डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो ये क्या देगा आपको? वेलोसिटी। पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव, x का टाइम डेरिवेटिव। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है x और इसका आप टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें d by dt, तो आप एक्चुअली आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो w क्या है? w भी एक पोजीशन वेक्टर है। जो पोजीशन वेक्टर किसका है? सोर्स पॉइंट का, जो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्चुअली dw by dt r ये भी आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा, क्योंकि w भी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। तो यहां से आपके पास dw by dtr ये टर्म वेलोसिटी देगा, dw by dtr ये टर्म वेलोसिटी देगा और dw by dtr ये टर्म वेलोसिटी देगा। क्योंकि तीनों में ये कॉमन टर्म है तो वेलोसिटी वाला टर्म आ गया बाहर।
अब जो रेस्ट ऑफ द टर्म है वो क्या बचे हैं, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड, और डेल टी आर बाई डेल एक्स। डेल ओवर डेल एक्स क्या देगा आपको, ये कॉम्पोनेंट फॉर्म है किसकी, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, किसकी कॉम्पोनेंट फॉर्म है, वेक्टर डेल ऑपरेटर की, एंड किसके ऑपरेशन में, डेल टी आर के ऑपरेशन में। तो एक्चुअली जो वी एक्स, वी वाई और वी जेड है ये आपको वेलोसिटी का टर्म देगा, और जो डेल टी आर बाई डेल एक्स, डेल टी आर बाई डेल वाई, डेल टी आर बाई डेल जेड, ये आपको डेल ऑपरेशन देगा विद ऑन ऑपरेटेड ऑन टी आर, ऑपरेटेड ऑन टी आर। So this is equation number 12, थर्ड पार्ट। ओके, अब देखिए हमें एक्चुअली जो सेकंड टर्म को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो सेकंड टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से दो टर्म को सॉल्व करना था। पहली टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो उसने हमें दिया वेक्टर v, दिस इज द इक्वेशन नंबर 12, थर्ड पार्ट, और दूसरी टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो उसने हमें दिया वेक्टर v इंटू वेक्टर v डॉट डेल टी आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 12, फोर्थ पार्ट, एक्चुअली फोर्थ पार्ट। तो इन दोनों रिजल्ट्स को जब हम इक्वेशन नंबर 12 सेकंड पार्ट में रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज गिविंग बाय v वेक्टर v डॉट डेल इंटू w is this result. So putting the result from equation number 12 third part and 12 fourth part into equation number 12 third part. तो यहाँ से हमारे पास सेकंड टर्म का जो वैल्यू है वेक्टर v डॉट डेल इंटू वेक्टर r, कर्ली वेक्टर r is given by v the first term result v minus sign and the second term result is v minus v dot del tr, v into v dot del tr. Okay, so this is equation number 12, fifth part. Okay, अब हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट का ऑपरेशन है, ठीक है। जो थर्ड टर्म हमें अभी जो डेल का ऑपरेशन हमें करना है, डेल का ये जो ऑपरेशन है वो वेक्टर आर और वेक्टर वी के ऊपर है। ये चार टर्म के द्वारा हमें दिया जाएगा। इनमें से पहली दो टर्म को हम समझ चुके हैं। ये वाली टर्म का रिजल्ट हमें देता है इक्वेशन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, और इस वाली टर्म का रिजल्ट हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 12 फिफ्थ पार्ट से। अब जो दो वेक्टर का जो ऑपरेशन है इनको हम अगली वीडियो में समझेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।